टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेनिया। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 से पोएम अ टाइगर इन द जू एंड दिस पोएम इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। ये जो पोएम है ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से ली गई है क्लास 10 से। तो आज हम इसकी जो जितने भी स्टैंजा की जो एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे। इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज करी गई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ दिस पोएम और इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी हम उनके भी मीनिंग्स देखेंगे। तो पोएम पे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मूविंग ऑन टू द पोएम, लेट्स डिस्कस द टाइटल। यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइटल क्या है, अ टाइगर इन द जू। मतलब कि इसमें जो है पोएट किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कहाँ पे है अब इन द जू। अब जो ये पोएम है ये सारी पोएम ही क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। दिस पोएम इज ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट। मतलब कि जो एक टाइगर है वो अपने जो नेचुरल हैबिटेट में कैसा होगा और मतलब कि अब वो किसमें, जू में है और वो केज्ड है तो उसके वहां पे मतलब कि हम जब देखेंगे पोएम इसमें हमें मिक्सअप बहुत मिलेगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली पोएम होने वाली है ये, क्योंकि एक स्टैंजा में हमें जू के मतलब कि जू का देखने को मिलेगा, नेक्स्ट स्टैंजा में हमें शायद उसके जो नेचुरल हैबिटेट है मतलब कि फॉरेस्ट का सीन हमें देखने को भी मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले हम पोएट के बारे में देखेंगे। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लेस्ली नॉरिस है। जॉर्ज लेस्ली नॉरिस 1921 to 2006 was a prize-winning Welsh poet and short story writer. He is considered as most important Welsh writer of the post-war. During his literary works have won many prizes. His famous works are Finding Gold, The Loudwinder, Phoenix Living Poets series and रैंसम्स एटसेट्रा। तो जो ये लेस्ली नॉरिस जो हैं पोएट, ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। इनको बहुत सारे प्राइज भी मिले हुए हैं अपने वर्क को लेके। इनको वेल्श राइटर का मतलब कि वेल्स में इनकी बहुत जाना माना नाम है इनका। और इन्होंने क्या किया हुआ है, जो पोस्ट वॉर पीरियड के टाइम के ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं। इनके जो फेमस वर्क्स हैं, फाइंडिंग गोल्ड, द लाउडवाइंडर, फोनिक्स लिविंग पोएट सीरीज वगैरह इनकी जो है जो फेमस इनकी राइटिंग्स हैं। तो चलिए हम पोएम की जो थीम है उसके बारे में देख लेते हैं। So in this poem, the poet tries to depict the mental condition of a caged tiger. The poet conveys an important message that the wild animals should be in their natural habitat. In the poem, he heightens the contrast between freedom and captivity. तो इस पोएम में जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं किसी भी केज, मतलब कि यहाँ पे टाइगर का एग्जांपल लिया गया, लेकिन अगर हम जू में देखते हैं तो वहां पे बहुत से ही हमें एनिमल्स मिलते हैं जिनको केज करके रखा होता है, जिनको मतलब कि हम कह सकते हैं कि उनको एक तरीके से लॉक कर रखा होता है कि जहां पे उनको फ्रीडम नहीं मिलती है। तो यहाँ पे उस जो टाइगर है जिसको केज्ड किया गया है, जिसको इम्प्रिजन्ड किया गया है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में डिपिक्ट करने की कोशिश इसमें पोएट ने की है, उसका चित्रण करने की कोशिश की है। जो पोएट है वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इन सबको कहाँ पे होना चाहिए, जो इनका वास्तविक जो इनका रहने की जगह है यानी कि फॉरेस्ट है, तो इनको वहां रहना चाहिए, ना कि इनको हमें केज करके रखना चाहिए। इस पोएम में जो पोएट है वो कंट्रास्ट शो कर रहे हैं हमें फ्रीडम में और क्या है, किसी को कैद में रखने में। मान लो कि अगर हमें भी कोई कैद में रखेगा तो हम नहीं रह सकते हैं, हमारी जो अंदर की बहुत सारी क्वालिटीज है वो दब जाएंगी, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे अगर हम फ्री नहीं होंगे। तो चलिए स्टैंजा बाय स्टैंजा पोएम कर लेते हैं। सो फर्स्ट स्टैंजा इज he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet
रेज। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं डिफिकल्ट मीनिंग्स। स्ट्रोक्स मीन्स फॉलोज, मतलब कि पीछा करना। विविड मीन्स ब्राइट कलर, जो बहुत शाइनिंग कलर्स होते हैं उनको। पैड्स, मीनिंग ऑफ पैड्स आर हियर पास ऑफ टाइगर, जो मतलब कि टाइगर के नीचे पैर होते हैं उनके बारे में बोला गया यहाँ पे। रेज मीन्स एंगर, गुस्सा। अब यहाँ पे जो टाइगर है, टाइगर को एज अ ह्यूमन बीइंग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, उसको पर्सोनिफाई किया गया है। हम देख सकते हैं वैसे हम एनिमल्स के लिए ही का यूज नहीं किया करते हैं, तो उनके लिए हम इट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो टाइगर है, ठीक है, उसकी क्या है कि मतलब कि वो कुछ स्टेप्स लेता है अपनी केज में, और मतलब कि उसकी जो शाइनिंग जो क्या है स्ट्राइप्स है, मतलब कौन कौन से कलर होते हैं जो इसके ऊपर होते हैं टाइगर के ऊपर। एक तो ऑरेंज एंड ब्लैक, जैसे कि आप देख सकते हो ऑरेंज एंड ब्लैक शाइनिंग कलर्स होते हैं। तो उनके साथ उनका मान लो कि वो पीछा करते हुए क्या करते हैं कि कुछ स्टेप चलता है केज के अंदर, और उसके जो पैर हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं। उनके पैरों को बोला गया है मतलब कि बिल्कुल सॉफ्ट, किसके जैसे, वेलवेट के जैसे। आपने वेलवेट का जो फैब्रिक होता है उसको देख रखा होगा, वो बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट होता है। इन हिज क्वाइट रेज, तो अब वो क्या है कि वो जो है केज के अंदर चल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल शांति में है लेकिन गुस्से में है। मतलब कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि अगर हमें गुस्सा हो तो हम कैसे भी करके उस गुस्से को निकाल देते हैं, लेकिन जो ये टाइगर है ये केज के अंदर मूव कर रहा है और वहां चल रहा है, लेकिन फिर भी वो शांत है, लेकिन गुस्से को उसने अपने गुस्से को क्या कर रखा है, दबा रखा है। और वो जो जब चल रहा है वो उसके जो पैर है वो इतने सॉफ्ट हैं कि मतलब कि उनकी बिल्कुल भी आवाज ही नहीं आती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole, where plum deer pass. अब यहाँ पे जो हमने पहले वाला स्टैंजा देखा था उसमें क्या था, जो टाइगर था वो जू में था। अब यहाँ पे जो टाइगर है वो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि उसको होना कहाँ चाहिए, एक्चुअल में उसको कहाँ होना चाहिए, अपने नेचुरल हैबिटेट में। तो अब यहाँ पे पोएट देख लेते हैं पहले। लर्किंग का मतलब क्या होता है, टू बी हिडन एज टू वेट फॉर प्रे। मतलब कि लर्किंग का मतलब होता है किसी चीज के पीछे छुप के हम जब किसी शिकार के लिए वेट करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है लर्किंग। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि उसको होना कहाँ चाहिए। अभी तो वो जू में है, केज है, इम्प्रिजन्ड है, लेकिन उसको होना चाहिए कहाँ, मतलब कि किसी भी मान लो किसी जगह के पीछे छुप के। जैसे आप अगर फॉरेस्ट के अंदर टाइगर होगा तो वो क्या करेगा, मतलब कि वो अपने प्रे को ढूंढेगा और उसको फिर उसका फिर शिकार करेगा। तो यही तो उसकी मतलब कि नेचर है कि उसका जो है, तभी तो वो मतलब कि उसके नेचर में ही ये चीज है कि वो बहुत ज्यादा फेरोशियस है। ठीक है, तो वो क्या करता है, पहले छुपता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि डियर है यहाँ पे, तो उसका मान लो कि प्रे क्या बनेगा, अब ये डियर ही बनते हैं मोस्टली। तो ये क्या करते होते हैं, जैसे टाइगर पहले छुप जाते हैं और उसके बाद वो देखते हैं, जब तक वेट करते हैं कि जब तक उनका शिकार नहीं आता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो बता रहे हैं कि मतलब कि एक्चुअल में उसको कहाँ होना चाहिए, उसको होना चाहिए कि मतलब कि किसी चीज के पीछे छिप कर वेट करना चाहिए। और किसका वेट करना चाहिए, जहां पे मान लो कि वाटर होल है, वहां पे अगर कोई डियर आता है, कोई प्लम मतलब कि कोई मोटा फ्लफी सा जो डियर है वहां से मतलब कि वहां पे आता है, तो वो उसका शिकार कर पाए। अब यहाँ पे उसने एक सीन बनाने की कोशिश की है पोएट ने, कि जैसे टाइगर पीछे छुपा हुआ है और जब भी कोई डियर वहां पे वाटर होल के पास क्या करने आएगा, पानी पीने आएगा, तो वो स्लाइड करता हुआ लॉन्ग ग्रास के ऊपर। तो अब यहाँ पे जो
टाइगर है वो क्या करता हुआ, स्लाइड करता हुआ लॉन्ग ग्रास के ऊपर उसका पीछा करेगा और उसका क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक कर देगा और वो ही उसकी मील होगी। ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, वो कह रहे हैं कि उसको होना चाहिए, मतलब कि छिपा होना चाहिए वाटर होल के पास, ताकि वहां पे कोई भी जैसे डियर वहां पे आए पानी पीने के लिए तो वो उसके ऊपर अटैक कर दे और अपने प्रे को वो मार के और फिर उसको ही वो खा पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अभी क्या है, जू में कैद है। नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। He should be snarling around the houses at jungle edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं नेक्स्ट, अब ये भी उसकी जो नेचुरल हैबिटेट के जो या फिर उसका जो नेचर है उसके बारे में बता रहे हैं कि जू में तो वो बिल्कुल क्वाइट रेंज में, मतलब कि बिल्कुल शांत है, गुस्सा है, लेकिन वो अपना गुस्सा वहां शो नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है कि वो वहां पे कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो केज्ड है, बिल्कुल फ्री नहीं है। तो उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो क्या करता होना चाहिए, मतलब कि स्नालिंग क्या होता है, सबसे पहले वार्निंग साउंड, मतलब कि वो जो दहाड़ता है। ठीक है, बेरिंग मीन्स जो अनकवर्ड है, फैंग्स मीन्स जो आगे वाले कैनाइन जो टीथ होते हैं, टूथ होते हैं एनिमल्स के, उनको बोला जाता है, जैसे डॉग के भी होते हैं, टाइगर के भी होते हैं, फोक के भी होते हैं, तो उसके लिए बोला जाता है फैंग्स। क्लॉज क्या होता है, पंजे होते हैं जो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए, मतलब कि जंगल्स के जो एज होते हैं किनारों पे, घरों के सामने, मतलब कि उसको वैसे स्नार्लिंग करते हुए होना चाहिए, मतलब कि लोगों को डराते हुए होना चाहिए, जो कि उसका नेचर है। जब वो बहुत ज्यादा फेरोशियस हो जाता है तो उसको होना वैसा चाहिए। ठीक है, अपने जो फैंग्स है, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे स्नॉल भी कर रहा है और यहाँ पे अपने फैंग्स को भी शो कर रहा है अपने। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अपने फैंग्स को अनकवर करते हुए, जो उसके वाइट जो आगे वाले दांत हैं उनको क्या दिखा रहा हो डराने के लिए। ठीक है, अपने पंजों की जकड़ बना रखी हो ताकि वो किनको डरा पाए, जो विलेजर्स हैं उनको डरा पाए, जो उसका जो नेचर है, जो उसका रियल नेचर है वो दिखा पाए, जो उसके अंदर का एग्रेशन है, जो वो हर चीज है वो शो कर पाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो एक जू में है, एक केज के अंदर है, तो ये चीज वो कर नहीं पा रहे हैं। आगे देखते हैं। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitor। अब कंक्रीट क्या होता है कि मान लो कि जब हम बहुत सारा मटेरियल ऐड करके एक क्या बना देते हैं, कोई ऐसा मटेरियल बना देते हैं कि जब वो सूखता है तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, उससे फिर निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, जिसमें हम ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, वाटर को मिक्स करके और एक मतलब कि मटेरियल रेडी करते हैं। जब भी वो मान लो सूखता है, ड्राई होता है, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे पोएट फिर से जू में आ गए हैं। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि लेकिन अब वो क्या है, लॉक्ड है एक कंक्रीट सेल में। तो जो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी मतलब कि हम कह सकते हैं फेरोशियसनेस है, जो उसकी पार है, जो यूज कर सकता है वो वहां पे क्या है, जो बार्स हैं उनके पीछे ही है। वो क्या कर रहा है कि जो उसका मान लो कि जो जहां पे उसको कैद करके रखा हुआ है, बस उसके डिस्टेंस को क्या करता रहता है, स्ट्रोक मतलब घूरता रहता है। और जो भी विजिटर उससे मतलब कि ट्राई करते हैं, हम जू में जाते हैं ना तो देखते हैं और फिर बहुत हल्ला करते हैं बच्चे या फिर जो भी विजिटर जाते हैं, तो लेकिन वो क्या कर रहा है, उसका वहां पे मन नहीं है, तो वो उन विजिटर्स को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, वो उनसे बात तक नहीं कर रहा है, मतलब कि बात मीन्स उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। आगे देखते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star। अब क्या कर रहा है, वो क्या सुनता है, अब ये जू का ही सीन है, तो वो क्या सुनता है, जो लास्ट वॉइस होती है नाइट के अंदर, किन चीज की वॉइस होती है, यहाँ पे देखो द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स मतलब कि जो चक्कर लगाती है, पेट्रोलिंग कौन करती है नाइट में ज्यादा, जो पुलिस होती है वो बाहर की तरफ बहुत ज्यादा चक्कर लगाती है ना, कि कोई चीज गलत ना हो रही हो। तो वो क्या सुनता है कि वो उन कार्स की जो है आवाज सुनता है और स्टीयर्स मतलब कि देख रहा होता है
विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी ब्रिलियंट आई से किन की तरफ देख रहा होता है, एट द ब्रिलियंट स्टार, जो चमकते हुए सितारे हैं उनको वो देख रहा होता है। वो जो सारा दिन क्या करता है, वो सुबह उठता है, इग्नोर करता है विजिटर्स को, और शाम में वो क्या करता है, जो स्टार्स हैं जो बिल्कुल फ्री हैं आसमान में, उनकी तरफ क्या कर रहा होता है, वो स्टेयर कर रहा होता है कि काश मैं भी फ्री होता। तो यहाँ पे जो टाइगर है उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में बताया गया है कि कैसे जो टाइगर है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो अपनी जो फ्रीडम है उसको मिस कर रहा है। तो यहाँ पे पोएट ने ये कॉन्ट्रास्ट करके हमें समझाने की कोशिश की है। तो ये थी हमारी पोएम। चलो अब हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में सबसे पहले राइम स्कीम। राइम स्कीम में हम लास्ट वर्ड देख रहे हैं कि राइम हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे स्ट्राइप्स, ए, केज, बी, क्वाइट, सी, रेज, बी। राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ए, बी, सी, बी। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया था कि जब हम क्या करते हैं, ही का यूज कर रखा है हमने यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि जब नॉन ह्यूमन बीइंग को हम क्या दे देते हैं कि पार दे देते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे टाइगर को पर्सोनिफाई कर रखा है क्योंकि उसको एज अ ही बोला हुआ है। देन देर इज अ यूज ऑफ मेटाफोर। मेटाफोर क्या है, जो टाइगर के जो पार्ट्स हैं उनको कंपेयर किया गया है वेलवेट के साथ, पैड्स ऑफ वेलवेट, मतलब कि मखमल के जो कपड़ा होता है उसके जैसे सॉफ्ट उनको रिप्रेजेंट किया गया है। देन देर इज अ यूज ऑफ एन्चैपमेंट। अब एन्चैपमेंट क्या होता है कि जब पोएम के अंदर, स्ट्रैंजा के अंदर किसी भी तरीके का पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया होता। अब हम अगर देखते हैं स्टार्टिंग की जो दो लाइन्स हैं, इन दोनों लाइन्स में क्या है, फर्स्ट लाइन में कोई कोमा नहीं है, सेकेंड लाइन में जाके कोमा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करा हुआ है, देयर इज अ यूज ऑफ एन्चैपमेंट। फिर उसके बाद इमेजरी। इमेजरी क्या होता है कि जब कोई मतलब कि सीन क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे पोएट ने क्या किया था, एक सीन ही क्रिएट करा है ना, कि वो क्या कर रहा है, मतलब कि पीछा कर रहा है कुछ दूरी पे केज में, वो देख रहा है खुद को और वो इधर उधर डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, और मतलब कि वो क्या है, बिल्कुल शांत है, एंगर है उसके अंदर लेकिन वो शो नहीं कर सकता। आगे इसमें कॉन्सोनेंस का यूज किया गया है। कॉन्सोनेंस क्या होते हैं, जब हम कॉन्सोनेंट वर्ड का देखते हैं यूज कर रखा हो। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लाइन में देखते हैं, स्ट्रोक्स हिज स्ट्राइप्स, द यूज ऑफ एस लेटर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या है, कॉन्सोनेंस का यूज किया गया है। देन देयर इज अ यूज ऑफ एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, जब वोवल साउंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है किसी लाइन में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन हिज विवियड स्ट्राइप्स। तो यहाँ पे आई जो वोवल है ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। देन यहाँ पे एक और जो लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस है, उसका यूज किया गया है, वो क्या है, ऑक्सीमोरोन। अब ऑक्सीमोरोन क्या होता है कि जब हम एडजेक्टिव यूज करते हैं अपोजिट मीनिंग के। अब हमने किया था यहाँ पे जो क्वाइट रेज है, मतलब कि शांत भी है और गुस्सा भी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे किसका यूज करा हुआ है, ऑक्सीमोरॉन डिवाइस का। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड स्टैंजा में अगर हम देखते हैं राइम स्कीम क्या है, वैसे इस पोएम की राइम स्कीम कंसिस्टेंट है ए बी सी बी। फिर भी हम कर लेते हैं, शैडो ए, ग्रास बी, होल सी, पास बी। तो राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी। फिर इसमें अगर हम फिर देखें तो यहाँ पे फिर से हमें क्या देखने को मिल रहा है, लाइन कंटिन्यूएशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर वेलवेट नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। तो यहाँ पे जाके हमें एक फुल स्टॉप देखने को मिल रहा है। तो सो देयर इज अ यूज ऑफ एन्चैपमेंट। अब यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज भी किया गया है। अब एलिट्रेशन क्या होता है कि कॉन्सोनेंट्स और एलिट्रेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जो एलिट्रेशन होता है उसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड होता है स्टार्टिंग में, अगर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो, क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स हो, तो वो एलिट्रेशन होती है। हम यहाँ पे देख सकते हैं प्लम्प एंड पास।
उसके बाद फिर से इसमें क्या करा गया, इमेजरी किया गया, मतलब कि कल्पना करके सीन बनाया गया, एक सीन को क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। यहाँ पे वही सेम चीज की, वो अगर फॉरेस्ट के अंदर होता पोएट तो वो सॉरी टाइगर, तो वो क्या कर रहा होता, अभी किसी डियर को मारने के लिए, उसका हंट करने के लिए किसी घास के पीछे छुपा होता, और जब भी वो पानी पीने आता तो वो उसका शिकार कर देता। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। थर्ड स्टैंजा में भी राइम स्कीम सेम रहेगी, हाउस, एज, क्लॉज, विलेज, ए बी सी बी। तो यहाँ पे भी एनचैपमेंट का यूज आप देख सकते हो, ये जो फर्स्ट जो लाइन है ये जाके खत्म हो रही है, सेकेंड लाइन में फिर भी कोमा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में एनचैपमेंट का यूज किया गया। देन देयर इज अ यूज ऑफ ऑन एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, जब वोवल साउंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है तो हम देख सकते हैं शुड, अराउंड एंड हाउसेस, जो ओ वोवल है उसका बहुत ज्यादा यूज है। देन देयर इज अ यूज ऑफ कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मैंने आपको पहले बताया था कि जब क्या हो कि वोवल साउंड बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ना, हिज, फैंग्स, हिज, क्लोज। अब एलिट्रेशन भी सेम होता है, लेकिन वो स्टार्टिंग में आपको मिलेगा वो लेटर जो क्लोजली कनेक्टेड होगा कॉन्सोनेंट का, लेकिन कॉन्सोनेंस में वो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, वो है ओनोमेटोपिया। अब ये क्या होता है, जब हम यूज करते हैं किसी वर्ड को, मतलब कि किस साउंड को डिनोट करने के लिए, तो हमने यहाँ पे स्नालिंग का यूज किया था, मतलब कि जो टाइगर है उसके नेचर में क्या होता है, वो दहाड़ते हैं तो स्नाल करते हैं, तो जब हम साउंड के लिए यूज करते हैं ऐसा वर्ड, वो क्या होता है, ओनोमेटोपिया। आगे करते हैं, आगे हम देखते हैं। तो इसमें राइम स्कीम जो मैंने आपको बताया था कि सेम है, सेल, बार्स, केज, विजिटर, ए बी सी बी। और उसके बाद पर्सोनिफिकेशन अगेन, बिकॉज ही यूज्ड ही, तो इसका मतलब कि उसने नॉन ह्यूमन बीइंग को क्या बनाया हुआ है, एज अ ह्यूमन यहाँ पे रेफर किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिट्रेशन का यूज क्या होता है, कि मतलब कि जब कॉन्सोनेंट साउंड बहुत रिपीट हो, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं he hears, तो एच साउंड यहाँ पे क्या है, रिपीटिंग है। देन देयर इज अ यूज ऑफ एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, जब वोवल साउंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं विद हिज ब्रिलियंट, तो आई जो साउंड है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें एसोनेंस का भी यूज किया गया है। आप इनके स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे आगे भी। सो इसके साथ ही हमारी पोएम खत्म हो गई है, हमने सब इसका डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश मेनिया। थैंक यू।